मैथ्स यूनिट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज वेक्टर पार्ट 6 है और वेक्टर पार्ट 6 में आप पढ़ रहे हैं दो वेक्टरों का सदिश गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट या आपका वेक्टर प्रोडक्ट। उसको देखें और समझें। दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट को आप लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको कहा जाता है ए क्रॉस बी यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका देखो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी ए सदिश का परिमाण और मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी बी सदिश का परिमाण और इनटू में साइन थीटा और एन कैप। वहाँ अदिश गुणन में यानी स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट में यहाँ कॉस थीटा हुआ करता था, यहाँ साइन थीटा है। और यहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो है एन कैप। एन कैप क्या है? एन कैप मात्रक सदिश, पता लग रहा है क्योंकि कैप है, मात्रक सदिश एन कैप मात्रक सदिश ए और बी सदिश सदिशों के लंबवत इकाई सदिश या मात्रक सदिश। इकाई या मात्रक। एन कैप is a unit vector perpendicular both a vector and b vector। ध्यान दें, जो एन कैप वेक्टर है वो ए और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश है। इसको ऐसा समझें, यहाँ मैं दो वेक्टर बना रहा हूँ, ये तो आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब इन दोनों की जो लंबवत डायरेक्शन होगी यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसका जो सदिश है उसका इकाई सदिश एन कैप है। इन दोनों वेक्टरों के लंबवत दिशा में यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसका इकाई सदिश यानी मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर एन कैप है। तो इसको आप कहते हैं दो सदिशों का सदिश गुणन। इसके क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप। देखिए साइन, यहाँ अगर मोड लगा दिया जाए ए क्रॉस बी वेक्टर मोड और ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा और एन कैप। यहाँ देखें ये मोड, ये पहले से ही मोड में है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा पर मोड लगाने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव एन कैप मोड। एन कैप मोड यानी यूनिट वेक्टर की जो परिमाण मैग्नीट्यूड है वो एक होता है, तो यहाँ एक हो गया, ये तो ख़त्म हो जाएगा यानी ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा, और वहाँ एन कैप ख़त्म हो गया क्योंकि वहाँ एन कैप का मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है 1 होती है। और अब देखें ए क्रॉस बी, अब यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला निकल के आएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये किसका फॉर्मूला है? एंगल का फॉर्मूला है। दोनों जो वेक्टर हैं उनके बीच में जो एंगल है उसका फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ। देखिए ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस है, यानी ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। और दूसरी बात देखें, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आप पैरेलल यानी दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं यानी समांतर हैं।
समांतर हैं तब उनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो क्या रिजल्ट आएगा आपका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 0, कब, जब दोनों वेक्टर पैरेलल हों। नेक्स्ट देखिए वेक्टर इन कंपोनेंट्स टर्म्स, यानी घटकों के रूप में सदिश। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि घटकों के रूप में वेक्टर कैसे होते हैं, जब आपका आई कैप जे कैप और के कैप फॉर्म हो, यानी ए वेक्टर आपका A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप की फॉर्म में हो, और बी वेक्टर आपका B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप फॉर्म में हो, तो इनको आप कहते हैं घटक रूप या कंपोनेंट्स फॉर्म। अब देखें इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको कैसे लिखते हैं। इसका एक फार्मूला है, A क्रॉस B आपके लिए होगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में फॉर्मूला आई कैप जे कैप और के कैप, ये शॉर्ट फॉर्मूला है। आई कैप जे कैप और के कैप जो पहले आ रहा है, यानी ए क्रॉस बी, तो ए पहले आ रहा है तो इसके कॉफिशिएंटों को यहाँ रखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका क्रॉस प्रोडक्ट का है। वैसे ए क्रॉस बी क्या होता है, अभी अभी पढ़ा है आपने, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, और ए क्रॉस बी जो कंपोनेंट्स फॉर्म में है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला है। इसके बाद देखिए जो आपका स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट था उसमें आपको बताया था आई कैप 1 होता है, जे कैप 1 होता है, के कैप 1 होता है। इस तरह से ये आपने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था। और जब अपोजिट हैं यानी आई कैप जे कैप है तो 0, जे कैप के कैप 0, के कैप आई कैप 0, ये आपके डॉट प्रोडक्ट में होते थे। यहाँ देखिए आई क्रॉस जे कितना होगा, देखिए ये एक सर्किल यानी चक्र के रूप में है, सर्किल मल्टीपल होता है। कैसे, देखिए ये आई कैप, इसके बाद कौन आता है जे कैप, और उसके बाद कौन आता है के कैप। आई क्रॉस जे है तो अगले वाला इसका प्रोडक्ट आएगा यानी के कैप। अब देखें जे क्रॉस के यानी नेक्स्ट जे कैप क्रॉस के कैप यानी आपका आएगा आई कैप। इसके बाद देखें के क्रॉस आई कैप आएगा आपका जे कैप। और देखें यदि ये जो चक्रण है यानी ये ऐसे राउंड हो रहा है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये मैंने क्लॉकवाइज रखा है, और ऐसे हो गया तो यानी क्या क्या कहने जा रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ उसको देखें कि जे क्रॉस आई। अब ये देखें जे के बाद के आता है ना कि आई आता है, तो इसका क्या होगा, माइनस अंतर आ जाएगा। जे क्रॉस आई कितना होगा, माइनस के कैप। ऐसे ही के क्रॉस जे कितना, माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के, क्योंकि आई के बाद तो जे आता है लेकिन यहाँ मैं के लिख रहा हूँ तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस जे कैप। और दूसरी बात अगर सेम है क्या कि आई क्रॉस आई 0 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं। और अभी भी मैंने बताया कि जब दो वेक्टर समांतर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0। तो जे क्रॉस जे कितना होगा, 0, और के क्रॉस के कितना होगा, 0, क्योंकि ये पैरेलल हैं। अब इन चीज़ों को आप ध्यान में रखकर आगे के क्वेश्चंस करेंगे तो इन्हें आप अच्छी तरह नेक्स्ट देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल रिप्रेजेंट बाय वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर एक त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, मतलब क्या। देखिए मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये ट्राइंगल आसन्न भुजाएं या एडजेसेंट साइड्स यानी ये देखिए
ए वेक्टर जो उनका प्रारंभिक बिंदु यानी जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उन्हें एडजेसेंट या आसन्न भुजाएं कहेंगे। तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इसको मैं ये ऐसा लिख देता हूँ ए बी सी। तो ट्राइंगल ऑफ ए बी सी का फॉर्मूला बनेगा आपका ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या बनेगा, ए बी सी आपका बनेगा हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए ये वाला फॉर्मूला किसका है, एक ट्राइंगल का जिसके जो एडजेसेंट साइड से यानी आसन भुजाएं क्या हैं, ए क्रॉस बी। तो उसका जो एरिया है वो क्या कि ए क्रॉस बी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें और मॉड और उसमें किसका उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये होगा ट्राइंगल का एरिया। नेक्स्ट आपकी बुक के एग्जाम्पल देखें। आपका पहला एग्जाम्पल में आपको 2 वेक्टर दिए और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए कह रहा है, और ये दोनों देखें आप कंपोनेंट्स फॉर्म में हैं। ये पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर दोनों कंपोनेंट्स फॉर्म में। और अभी अभी मैंने बताया कि जब आपके पास कंपोनेंट्स फॉर्म में वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है जो आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म यानी सारणिक रूप में है। और वो फॉर्मूला क्या है आपका, देखें अभी अभी बताया क्या, आई कैप जे कैप और के कैप, A1 A2 और A3, B1 B2 और B3। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आई कैप जे कैप और के कैप। अब देखें 2 -3 4 और नेक्स्ट B है तो ये भी बनेगा और इसके जो कोफिशिएंट है वो है 3 4 -4। अब इसको सॉल्व करके एक वेक्टर लेके आना है आपको, ध्यान से समझना। आई कैप जानते हैं आप, -3 और -4 12 हो गया, 12 - 16 और फिर इसके बाद जे कैप, इसके बाद देखें -8 -12, इसके बाद प्लस के कैप और के कैप का मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 + 9, 8 + 9। अब देखिए इनको सॉल्व करते हैं तो आपका जो वेक्टर आता है -4 आई कैप और यहाँ 20 हो जाएगा और प्लस 20 जे कैप और 17 के कैप। अब एक बात देखें ये कौन सा वेक्टर है। अब बात समझना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप 2 वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालकर एक तीसरा वेक्टर आता है, तो ये तीसरा वेक्टर है क्या। देखिए दोनों वेक्टरों, ध्यान से समझना, दोनों वेक्टरों के जो परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टरों के जो परपेंडिकुलर है वो वाला वेक्टर आया है। ये देखिए ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये, और इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो वाला वेक्टर क्या होगा, तो वो वाला वेक्टर आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट से इन दोनों के परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर है। अब आगे देखिए, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड यूनिट वेक्टर एन कैप परपेंडिकुलर बोथ ए कैप एंड बी कैप। मात्रक सदिश एन कैप ज्ञात करें जो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के लंबवत हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आपको 2 वेक्टर दिए कॉम्पोनेंट्स फॉर्म में, यानी घटक रूप में आपको 2 सदिश दिए हैं। अब आप सबसे पहले तो आप इन दोनों के लंबवत सदिश निकालें। मतलब क्या, अभी मैंने समझाया कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब आप समझिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको समझना होगा। अगर आपने छोटे कॉन्सेप्ट को समझा है तो सवाल कैसा भी आ जाए आप निकाल लेंगे। देखिए ये वेक्टर ए वेक्टर और ये वेक्टर बी वेक्टर, यदि आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर लेके आएंगे वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लें। अभी अभी ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है, दोबारा लिख देते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप। पहले वेक्टर के कोफिशिएंट 3 1 2, दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट 2 -2 2, ये वाला वेक्टर लेके आ रहे हैं।
अच्छा, ए क्रॉस बी, देखें आई कैप, ये क्या हो जाएगा 2 और 2 और ये यहाँ से +4 हो जाएगा, -j 6 और -4 और प्लस के कैप, आगे देखें के कैप -6 और -2 क्या आया 6 आई कैप और ये आया आपका -2 जे कैप और -8 के कैप। ये ऐसा वेक्टर आया जो दोनों के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी लंबवत शब्द आता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यदि आप इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें तो 0 आएगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें तो भी 0 आएगा, क्योंकि ये वाला वेक्टर दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर है। अब आपको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी मात्रक सदिश निकालना है, एक इकाई सदिश निकालना है। तो कैसे, ए क्रॉस बी वेक्टर को आप कहेंगे एन वेक्टर, ए क्रॉस बी। और अब आपको एन कैप निकालना है, यानी इस एन सदिश का आपको मात्रक सदिश निकालना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो एन कैप आपका फॉर्मूला बनेगा एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप, यानी इस वेक्टर में इसके परिमाण का भाग दे देंगे, यानी ये वेक्टर आपका आया 6 आई कैप -2j -8 के कैप अपॉन √36 +4 +64 कितना आता है 100 आ रहा है, देख लें, नहीं 100 नहीं, ये आ रहा है आपका 6 आई कैप -2j -8 के कैप अपॉन √104। तो ये आपका यहाँ एन कैप यानी ये यूनिट वेक्टर निकल के आया दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी लंबवत दिशा में। आपके बुक के क्वेश्चंस देखते हैं, आपको फाइंड करना है ये दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट, जो अभी अभी मैंने बताया उस तरह से आपको करना है। कौन से वाला फार्मूला लगाना है, डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला लगाना है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन देखें, फाइंड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है यानी इकाई सदिश है वो आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लाकर उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, जैसे अभी अभी एक एग्जांपल किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल, ये डिटर्मिनेंट आपको यानी प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें, LHS क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल स्क्वायर। देखिए अभी ए क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और आप लिखें साइन थीटा और एन कैप स्क्वायर। देखिए मैं यहाँ स्क्वायर हटा रहा हूँ, तो क्या लिखना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और एन कैप। एन कैप स्क्वायर या इसके मोड का स्क्वायर करें। देखिए एन कैप का मोड का स्क्वायर एक प्रॉपर्टी होती है, ए स्क्वायर इक्वल ए डॉट ए। अगर आप कहते हैं कि एन कैप स्क्वायर इक्वल एन कैप डॉट एन कैप, तो एन कैप ए स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप स्क्वायर लिखा जा सकता है। और एन कैप का मतलब होता है 1 यूनिट, तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर यानी ए परिमाण, ए के परिमाण का स्क्वायर, बी के परिमाण का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, एन कैप स्क्वायर यहाँ से चला गया क्योंकि एक यूनिट वेक्टर की लंबाई 1 होती है। इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा आ रहा, और इस साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉज में बदलिए, क्योंकि यहाँ मैं डॉट प्रोडक्ट देख रहा हूँ। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉज स्क्वायर में आप चेंज करें। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा,
तो आप इसको ऐसा लिखें। अब मैं इसको खोल रहा हूँ तो देखें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और इसको आप माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखें, देखिए अब इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ध्यान से देखें। क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और क्या इसको आप लिख सकते हैं ए बी और कॉस थीटा इसको। अब देखिए ये ए डॉट बी है, ध्यान से देखें तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो आपका LHS है, यदि आप RHS को लेकर खोलें तो यही चीज़ आएगी। कैसे? RHS। अब RHS को देखें, ये आपका डिटर्मिनेंट था ए डॉट बी और ए डॉट बी और बी डॉट बी। अब इसको यदि आप खोलें तो आप देखिए ये इससे मल्टीपल होगा, तो आपको क्या लिखना होगा, क्या कि ए डॉट ए और दूसरा ब्रैकेट बी डॉट बी, और यहाँ देखें माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इसको आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी स्क्वायर। देखिए LHS ये, RHS ये, तो आप प्रूव कर चुके हैं LHS इक्वल RHS। देखिए आपकी बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी, बी वेक्टर क्रॉस सी प्लस ए, और इस का प्रोडक्ट आपको 0 लेके आना है। तो आप पहले LHS लें। LHS क्या? LHS आपका ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी प्लस ए है, और प्लस सी ब्रैकेट में ए प्लस बी वेक्टर। आप इन ब्रैकेटों को खोलें तो क्या आएगा, देखें ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, क्रम वाइज खोलना है। ए क्रॉस पहले बी से और ए क्रॉस सी, ए इस साइड है तो इस साइड ही होगा। आप देखें बी इस साइड है तो बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस यहाँ क्रॉस सी क्रॉस ए और सी क्रॉस बी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आप जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होता है, आपको बताया था। ये क्रम विनिमय का पालन नहीं होता है यहाँ, यानी इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती, तो क्या होता है माइनस बी क्रॉस ए होता है। अब आप देखें पहले वाले 3 को यहाँ से इनको पलट दें तो क्या लिखना होगा, माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं, माइनस सी क्रॉस ए, और तीसरे वाले को माइनस सी क्रॉस बी। और अब आप देखें जो अगले वाले टर्म है बिल्कुल ऐसे ही हैं, बी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए और प्लस सी क्रॉस बी। अब देखें सभी कैंसिल होंगे आपस में, और कितना आ जाएगा, देखिए सभी कैंसिल होंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और ये बात प्रूव हो जाती है कि इसका प्रोडक्ट कितना है, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए कैप बी कैप सी कैप आर यूनिट वेक्टर्स, यानी तीनों ही मात्रक सदिश हैं, और अगली बात दी हुई है ए कैप डॉट बी कैप इक्वल 0, ए कैप डॉट सी कैप, ये आपको दिया हुआ है। और क्या कह रहा है आगे, एंगल बिटवीन बी कैप एंड सी कैप इज़ π/6, यानी बी कैप और सी कैप के जो बीच का एंगल है कौन है, वो कितना है, 30 डिग्री, यानी π/6। और आपको ये वाला प्रूव करना है कि ए कैप इक्वल ±2 बी कैप क्रॉस सी कैप।
अब देखें इसको सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहली बात दी हुई है कि ए कैप बी कैप अब सी कैप आर यूनिट वेक्टर्स। तो इस बात से आप क्या मतलब निकालेंगे कि बी कैप ए कैप बी कैप और सी कैप आर यूनिट वेक्टर, यानी इनके जो परिमाण हैं, लंबाइयां हैं, मैग्नीट्यूड हैं, उनकी वैल्यू 1 होगी। यानी ए कैप, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैप इक्वल 1। तो पहली बात का मतलब ये निकाल रहे हैं कि तीनों की लंबाइयाँ कितनी होगी, 1, इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है। इसके बाद दूसरी बात दी हुई है ए कैप डॉट बी कैप, ए कैप डॉट बी कैप इक्वल 0। इस बात का क्या मतलब है कि दोनों वेक्टर लंबवत होंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ लंबवत वर्ड आता है, परपेंडिकुलर वर्ड आता है, तो वहाँ डॉट प्रोडक्ट 0 दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट 0 पहले ही दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में लंबवत वाला वर्ड आना चाहिए। यानी ए कैप और बी कैप दोनों क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसके बाद देखें ए कैप डॉट सी कैप इक्वल 0। इसका मतलब भी क्या, परपेंडिकुलर है ए कैप और सी कैप। अब देखिए जो ए कैप है यानी ए वेक्टर है वो बी के भी परपेंडिकुलर और सी के भी परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ ऐसी कंडीशन बनती है कि ये आपका बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनके परपेंडिकुलर आपका ए वेक्टर, ए कैप। इस तरह की पोजीशन यहाँ बन रही है कि जो ए कैप है वो बी के भी लंबवत है और सी के भी लंबवत है। तो यदि आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये वाला वेक्टर आएगा और ये वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप होगा। तो ध्यान से देखें, बी कैप क्रॉस सी कैप कितना होना चाहिए, बी कैप क्रॉस सी कैप का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैप, और क्या साइन थीटा, और क्या आता है एन कैप। एन कैप का क्या मतलब है, बी कैप और सी कैप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और वो आपका कितना है, बी वेक्टर और सी कैप वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो आपका ए कैप है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि बी कैप क्रॉस सी कैप इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी और साइन थीटा और ए कैप। देखिए इनकी वैल्यू तो 1 बन जाती है। तो बी कैप क्रॉस सी कैप इक्वल 1 × 1 और साइन π/6 में यहाँ रखना चाहूँगा, और ये ए कैप। अब देखिए साइन π/6 की वैल्यू हाफ होती है, और ये ए कैप क्रॉस सी कैप, बी कैप क्रॉस सी कैप इक्वल हाफ और ए कैप। अब ध्यान दें ए कैप इक्वल कितना आता है 2 बी कैप क्रॉस सी कैप। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ +-2 लगा है और आपका इतना प्रूव हुआ है। अब ये जो ए कैप है वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और नीचे डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ ए कैप को प्लस माइनस साइन देना होगा, +-2 बी कैप क्रॉस सी कैप। क्योंकि ये ए कैप का मालूम नहीं है कि यहाँ पैरेलल भी ए कैप हो सकता है और या ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी, तो इसको आप +-2 का साइन देकर इसको प्रूव करें कि ए कैप इक्वल +-2 बी कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको मॉड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करना है, जहां आपको दिया हुआ है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है, ए डॉट बी आपको दिया हुआ है 12। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो देखते हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर आपने पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा और एन कैप। यदि आप इसके मॉड लगा देते हैं तो इसके पूरे पर मोड आएगा, यानी ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा एन कैप और ये पूरे पर मोड। इसके बाद देखिए पूरे पर मोड का मतलब है इस पर मोड लगाएंगे तो ऑलरेडी पहले ही मोड है, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा मोड लगा दे इस पर, और इसके बाद देखें एन कैप मोड। अब देखें ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना 10, यहाँ आप 10 रख सकते हैं, यहाँ 2, साइन थीटा की वैल्यू अभी आपको मालूम नहीं,
थीटा की वैल्यू मालूम नहीं। हाँ, एन कैप यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब 1 होता है। अब आपको साइन थीटा की वैल्यू लेके आनी है यहाँ। दूसरी बात देखें कि आपको दिया हुआ ए डॉट बी इक्वल टू है, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा आपको दिया हुआ है 12। और अब यदि आप यहाँ रख देते हैं tan इक्वल टू और कॉस थीटा इक्वल टू है, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ सकती है 12/20, यानी कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास है 3/5। और यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आती है साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आती है 1 माइनस 9/25, यानी साइन स्क्वायर थीटा 16/25। और साइन थीटा की वैल्यू आपको पॉजिटिव लानी है 4/5। तो आपका देखें ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड कितना आता है, यहाँ आप साइन थीटा की वैल्यू रख दें, यानी 10 × 2 × 4/5। तो वैल्यू आएगी कितनी, 5 से 10 कटेगा 2, यानी 16 वैल्यू आएगी ए क्रॉस बी के मॉड की वैल्यू कितनी आएगी, 16। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपको दो वेक्टर दिए और फाइंड परपेंडिकुलर वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड 9। इन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर वेक्टर लेके आना और कितने मैग्नीट्यूड का, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 9। तो आप एक काम करेंगे, देखिए फाइंड परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब है, परपेंडिकुलर वेक्टर यानी लंबवत सदिश कब आ सकता है, जब आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही इन दोनों वेक्टरों के लंबवत सदिश होता है। तो सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। 4i क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको मालूम है आई कैप, जे कैप और के कैप। और A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब आप इनके कॉफिशिएंटों को रख दें, क्या, आई कैप, जे कैप और के कैप। इन कॉफिशिएंटों को रखें 4 -1 और 3 -2 1 -2। अब इनको सॉल्व करें। आई कैप देखें कितना आता है, 4 × -2 यानी -8 और 3 × यानी -6 आएगा, तो यहाँ +6 हो जाएगा। इसके बाद देखें आई कैप 3, यहाँ देखें आई कैप और यहाँ मल्टीपल करें 2 और यहाँ -3। इसके बाद माइनस जे कैप निकाल रहे हैं -8 और -8 और +6। इसके बाद देखें प्लस के कैप का मतलब 4 और यहाँ +2 आएगा और यहाँ -2। तो आगे देखें माइनस आई कैप और यहाँ +2 जे कैप हो जाएगा और यहाँ +2 के कैप। ये वेक्टर आता है आपका ए क्रॉस बी का मतलब है इन दोनों वेक्टरों की डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो ये। और इसको मैं कह देता हूँ एन वेक्टर, कह देता हूँ मैं इसको कि एन वेक्टर आपका क्या आया, ए क्रॉस बी वेक्टर। अब आपको कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए, 9 इकाई मात्रक सदिश, 9 मात्रक सदिश चाहिए आपको। अब आप क्या करेंगे, इस वेक्टर का सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यानी आप एन कैप निकालें। एन कैप का मतलब -आई कैप +2j और +2 के में इसके मैग्नीट्यूड का भाग लगा देंगे, यानी परिमाण से आप डिवाइड कर देंगे। तो देखें 1 +4 +4 कितना आता है, एन कैप आपका आता है -आई +2j +2 ये इन दोनों वेक्टरों की डायरेक्शन में इकाई सदिश है, मात्रक सदिश है। और आपको कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए, 9 मैग्नीट्यूड का, और ये 1 मैग्नीट्यूड का है। तो आप इसको 9 से मल्टीपल कर दें, यानी 9 एन कैप इक्वल 9 से मल्टीपल करेंगे तो ये -आई कैप +2j +2k और ये 3 से कट जाएगा।
अब ये देखें -3i कैप, यहाँ 3 हो जाएगा +6j कैप और यहाँ 3 +6k कैप। ये आपका आंसर आएगा यहाँ 9 मैग्नीट्यूड का वेक्टर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी प्रूव करवा रहा है क्वेश्चन। तो एलएचएस लिया और एलएचएस में देखें मैं इन ब्रैकेटों को खोल रहा हूँ और ऐसे खोल रहा हूँ जो पहले वो पहले आएगा। तो ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। अब देखें मैंने इन ब्रैकेटों को यहाँ खोल लिया है। इसके बाद देखिए दो प्रॉपर्टी होती हैं कि ए क्रॉस ए इक्वल 0 होती है। दोनों वेक्टर यदि पैरेलल हैं, समांतर हैं, एक जैसे हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। और ए क्रॉस बी क्या होता है, माइनस बी क्रॉस है। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और इसको पलट के आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी क्या हो चुके हैं, 2a क्रॉस बी। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल आ रही हैं। तो ये तो यहाँ प्रूव हो गया। एक बात और वो क्या कह रहा है कि ये ज्यामिति व्याख्या कीजिए, ज्योमेट्रिक आपको यहाँ व्याख्या करनी है। तो एक बात देखें, मैं एक समांतर चतुर्भुज ABCD ले रहा हूँ, यानी पैरेललोग्राम आपका ABCD है, जिसकी दो जो आसन्न भुजाएं हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर लिया। तो आप इसका देखें मेन डायगोनल, यानी ये विकर्ण क्या आएगा, ये विकर्ण देखें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा। और ये वाला विकर्ण यानी डायगोनल AC तो आपका A प्लस बी और DB आपका A माइनस बी आएगा। तो ये वाली लाइन, ये वाला वेक्टर तो आपका A प्लस बी आ जाता है और ये वाला वेक्टर आपका A माइनस बी आ जाता है, ये यहाँ से। अब देखिए ये जो आपको दिया हुआ है इसका क्या मतलब है, देखें जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो A क्रॉस बी होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल A क्रॉस बी का ये मतलब होता है मॉड ऑफ A क्रॉस बी, यानी ये क्या है, समांतर चतुर्भुज जिसकी एडजेसेंट जो आपकी भुजाएं हैं, ये वाली भुजाएं ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इसका जो एरिया है वो ए क्रॉस बी होता है। तो इसको देखने से मालूम चल रहा है कि ये एरिया है और किसका एरिया है, जिसकी दो आसन्न भुजाएं क्या हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी। और ये क्या है, 2 इंटू एरिया ऑफ, देखो ए क्रॉस बी का मतलब क्या समझ रहे हैं, पैरेललोग्राम कौन सा, जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो यहाँ इसकी ये ज्यामिति व्याख्या हो गई और ये वाला क्वेश्चन यहाँ प्रूव होता है। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक का, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप स्क्वायर, ए वेक्टर क्रॉस जे कैप स्क्वायर और ए वेक्टर क्रॉस के कैप स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए आप देखिए एक वेक्टर मानिए, ए वेक्टर इक्वल कॉम्पोनेंट्स फॉर्म में यानी घटक रूप में एक वेक्टर माना, A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। अब देखिए पहला वाला प्रोडक्ट मैं यहाँ से ले रहा हूँ, एक वेक्टर क्रॉस आई कैप स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले आप ए क्रॉस आई कैप निकालेंगे, तो ए वेक्टर क्रॉस आई कैप, तो यहाँ मैंने लिखा ए वेक्टर क्रॉस आई कैप। अब देखिए ये वाला आई कैप सबसे क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने यहाँ लिखा A1, तो A1 तो आपका कांस्टेंट है, ये पहले रहेगा, और आई कैप क्रॉस आई कैप यानी ये जो वेक्टर हैं वो मल्टीपल होंगे, ऐसे ही जे क्रॉस आई कैप और के क्रॉस आई कैप। अब जो आपको पहले प्रॉपर्टियाँ बता रखी हैं कि आई कैप क्रॉस आई कैप तो कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। और जे क्रॉस आई, जे के बाद के आता है ना कि आई आता है, तो माइनस साइन आएगा और माइनस के कैप आएगा। और के क्रॉस आई आप जानते हैं जे कैप होता है। अब बात देख रहे हैं कि एक वेक्टर क्रॉस आई कैप ये निकल के आता है, लेकिन आपको इसका क्या चाहिए, मोड चाहिए। तो मोड निकालने के लिए मोड कैसे निकलता है, नहीं परिमाण कैसे निकलता है, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, इनके कोफिशिएंटों के वर्गों का जोड़ आपका मैग्नीट्यूड होता है। तो इनका मैंने स्क्वायर, ये वाला मैग्नीट्यूड इनके वर्गों का स्क्वायर करके जोड़ के रूट लगा दिया। अब देखो आपको निकालना क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का स्क्वायर निकालना है। तो आप जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और ये आपके पास निकल के आता है
ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूँ। अब सिमिलर ऐसे ही देखो, अगर जे कैप करते हो, देखो आई कैप के अंदर A1 वाला चीज़ नहीं है, ये आपका था, तो आई कैप जब क्रॉस किया तो A1 हट चुका है। अब जब जे करेंगे तो A2 वाला टर्म हटेगा, तो इसी प्रकार ए वेक्टर क्रॉस जे कैप कितना आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। यदि आप के कैप करते हैं तो A3 वाला टर्म नहीं आएगी, फर्स्ट वाली आएगी और सेकंड वाली आएगी। अब आप एक काम करें, तीनों को जोड़ दें, इसको और उसको जोड़ दें। तो ये मैंने जोड़ा तो क्या लिखना पड़ेगा, देखो ये सब जुड़ेंगे तो A1 स्क्वायर और A1 स्क्वायर 2A1 स्क्वायर 2A2 स्क्वायर और 2A3 स्क्वायर आएंगे। यहाँ आप 2 कॉमन ले लें तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर। ये क्या चीज़ है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है। और इस तरह से क्वेश्चन प्रूव होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हैं, आई कैप प्लस 2जे कैप प्लस 2के कैप, और दूसरी भुजा दी हुई है 3i कैप माइनस 2जे कैप प्लस के कैप। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या है, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का आप सदिश गुणन, यानी आप वेक्टर मल्टीपल कर देंगे। तो वेक्टर मल्टीपल का फॉर्मूला क्या है, आई कैप जे कैप के कैप डिटर्मिनेंट फॉर्म में। अब देखो मैंने यहाँ इसका फॉर्मूला लगाया और एक वेक्टर आया 6i कैप प्लस 5j माइनस 8k कैप, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर। अब आप इसका मॉड निकालें तो मॉड आएगा आपके पास 5√5 इसका मॉड आ रहा है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ ए क्रॉस बी। अब आप देखिए क्या आंसर आने वाला है, 5√5/2, इसका स्क्वायर यूनिट आ चुका है इसका आंसर, यानी वर्ग इकाई।